सेक्शन 187 बताता है कि आर्टिकल 22 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब पुलिस ने किसी को अरेस्ट करा तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना है। और ये सेम बात सेक्शन 58 ऑफ BNSS भी बताता है। आर्टिकल 22 भी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेक्शन 58 भी बताता है BNSS का कि 24 घंटे के अंदर अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में पेश करना है। पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो उसे स्टार्टिंग में पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। पुलिस लॉकअप जो होता है, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो अब ये पुलिस कस्टडी किसी भी हालत में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जज साहब के सामने पेश करना है। पर सेक्शन 187 ये बताता है BNSS का कि कब अरेस्टेड पर्सन को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कब अरेस्टेड पर्सन को जेल में रखा जा सकता है। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई, अभी पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट जज साहब को नहीं सबमिट करी, पर तब भी एक्यूज्ड को जेल में रखा जा रहा है। जेल में दो चीज़ें आ जाती हैं, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी होती है जो जेल थाने में लॉकअप नहीं होता, वो पुलिस कस्टडी। और जुडिशियल कस्टडी मतलब जो जेल होती है, जैसे तिहाड़ जेल जुडिशियल कस्टडी होगी, और जो थाने का लॉकअप्स है वो पुलिस कस्टडी है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्यूज्ड को जेल में रखा जा सकता है। जेल का मतलब पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर हम किसी को जेल में रख रहे हैं तो ये एक सीरियस बात है, ये एक बड़ी बात है। इन्वेस्टिगेशन एक बार कंप्लीट हो गई तो पता लग जाएगा कि भाई, जज साहब को पता लग जाएगा कि भाई प्राइमा फेसाई देख के लग रहा है कि इस बंदे ने ऑफेंस करा है। ऊपर से देख के लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है, इस बंदे ने कुछ करा है। जब पुलिस पूरी की पूरी चार्जशीट, बहुत मोटी फाइल होती है, जब वो मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर देगी तो मैजिस्ट्रेट साहब प्राइमा फेसाई देख के पता लगा सकते हैं कि ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। पर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, तो ये बहुत मुश्किल है देखना, जानना कि ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए सेक्शन 187 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी को पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। सेक्शन 187 ये बताता है कि मैक्सिमम 15 दिन के लिए एक इंसान को पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और मैक्सिमम 60 दिन या फिर 90 दिन एक इंसान को जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। अब 60 दिन कब? अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो, और अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से ज़्यादा है या LI है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या डेथ है, तो 90 दिन। मतलब एक इंसान को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, और मैक्सिमम 60 दिन या 90 दिन जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके बाद तो कितने भी टाइम रख सकते हैं उसे जेल में। कितने भी टाइम का मतलब ये है कि जितनी ऑफेंस की सज़ा, मान लो थेफ्ट की सज़ा 3 साल होती है, तो 3 साल के लिए उसे जेल में रखा जा सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई तो। पर ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। फर्दर ये सेक्शन ये भी बताता है कि सपोज करो एक आदमी ने थेफ्ट करी, थेफ्ट में कितनी सज़ा? 3 साल। तो ये वाला अप्लाई होता है, मतलब मैक्सिमम 60 दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, क्योंकि 10 साल से कम सजा है ना, तो मैक्सिमम 60 दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, और 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में। तो अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो उस सिचुएशन में जो पुलिस कस्टडी दी जाएगी ना, वो स्टार्टिंग के 45 दिनों में दी जाएगी। स्टार्टिंग के 45 दिनों में। इसका मतलब ये है कि मान लो एक आदमी को 25 दिन के लिए जज साहब ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो अब उसे 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। मैक्सिमम 15 दिन है, ठीक है, और ये मैक्सिमम 60 दिन है, तो उसे मैक्सिमम 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। तो ये 25-15 कितने हो गए? 40। अभी 20 दिन के लिए उसे और जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, टोटल 60 हो गए ना। अब एक दिन भी उसे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, अब उसे बेल पे छोड़ना पड़ेगा, उसे डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट बेल पे।
डिफ़ॉल्ट बेल नाम से ही पता लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई विद इन द टाइम, इसलिए उसे बेल पे छोड़ा जा रहा है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। किसी की गलती की वजह से एक्यूज को छोड़ा जा रहा है। तो अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो जुडिशियल कस्टडी कितनी होगी? 60 दिन की। तो उस सिचुएशन में स्टार्टिंग के 45 दिन के अंदर उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। फिर अब दूसरा एग्जांपल, मान लो एक बंदे ने वही थेफ्ट करा, 3 साल सजा है, मतलब ये वाली सिचुएशन में वो फॉल कर रहा है, इस वाली में जज साहब ने 46 दिन के उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 45 दिनों में भेजना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 45 दिनों में भेजा जा सकता है पुलिस कस्टडी में। और अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है, तो फिर 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी में मैक्सिमम भेजा जा सकता है और 15 दिन की पुलिस कस्टडी में। तो उस सिचुएशन में स्टार्टिंग के 60 दिन के अंदर ही उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो एक आदमी ने मर्डर करा, मर्डर में सजा कितनी है? डेथ, LI। ठीक है, तो अगर 61वां दिन हो गया, 61 दिन के लिए मान लो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो अब जज साहब उसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते। हाँ, पर मान लो उसे 59 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, तो इस सिचुएशन में उसे पुलिस कस्टडी में 15 दिन की भेजा जा सकता है। फिर से बता रहा हूँ, 15 दिन मैक्सिमम है। ऐसा भी हो सकता है कि 59 दिन की मान लो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस को जरूरत थी उस बंदे की, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पुलिस को उससे कुछ पूछना था, इसलिए उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में सवाल जवाब नहीं पूछ सकती पुलिस, पर पुलिस कस्टडी में पूछ सकती है। पुलिस कस्टडी का मकसद यही होता है, कोर्ट से पुलिस जो परमिशन मांग रही है ना कि सर हमें इसे पुलिस कस्टडी की परमिशन दे दो, पुलिस मांग इसलिए रही है कि हमें इसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए, रीज़न यही है। तो 59 डे की जज साहब ने जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, फिर 3 दिन की पुलिस कस्टडी, कितने हो गए? 62 दिन। ठीक है, अब बाकी के जो बचे हुए दिन है उसे फिर से भेजा जा सकता है, पर मैक्सिमम 90 दिन, 90 दिन से ज़्यादा नहीं। जैसे 90 दिन पूरे हो जाएंगे उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा, डिफ़ॉल्ट बेल पे। जनरली नहीं, हमेशा ही पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि सर हमें इसकी पुलिस कस्टडी दे दो। मैक्सिमम 15 दिन है, जनरली 3, 4, 5, 6 दिन की मिलती है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में आदमी उतना ज़्यादा कंपैरेटिवली सेफ नहीं होता, ऐसा माना जाता है। अब सेक्शन रीड कर लेते हैं। जब भी किसी इंसान को अरेस्ट करा जाएगा एंड डिटेन करा जाएगा कस्टडी में, ठीक है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ऐसा लगता है कि बिना उस इंसान के और पुलिस को ऐसा लगता है कि 24 घंटे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, जो सेक्शन 58 बताता है। 58 बताता है कि 24 घंटे में उसे मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। 24 घंटे का टाइम पीरियड इसलिए दे रखा है सेक्शन 58 में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस को जो भी सवाल जवाब पूछने होंगे ना एक्यूज पर्सन से, अरेस्टेड पर्सन से, वो पुलिस उससे पूछ लेगी। अब ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि पुलिस 24 घंटे में सब कुछ पूछ ले जो पूछना है पुलिस को। तो किसी को मान लो पुलिस ने एक और अरेस्ट करा और पुलिस 24 घंटे के अंदर उससे सवाल जवाब नहीं पूछ पाई जो पुलिस को पूछने थे, और जो एक्यूजेशंस हैं, जो उस पर इल्ज़ाम लगे हैं, जो या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल फाउंडेड है, मतलब प्राइमा फेसाई देख के लगता है कि भाई कुछ तो हुआ है, तो जो SHO है या और कोई पुलिस वाला कम से कम SI रैंक का, वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो उसने डायरी में एंट्री करी है वो भेज देगा, और एक्यूज को भी मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा। तो 2 चीज़ें भेजेगा, जो डायरी में एंट्री वगैरह करी है वो भेज देगा मजिस्ट्रेट साहब के पास, और एक्यूज को भेज देगा अगर पुलिस को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो एक्यूजेशन है वो वेल फाउंडेड है और ऊपर से देख के लग रहा है कि भाई इसने कुछ ऑफेंस करा है। सब सेक्शन 2 बताता है कि जिन भी मजिस्ट्रेट साहब के पास एक्यूज को भेजा गया, अब चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ये देखेंगे। मान लो ए को मजिस्ट्रेट साहब के पास ले गए, अब जिनके पास लेके गए उनके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले वो ये देखेंगे कि क्या उसे बेल पे छोड़ा गया है या फिर उसकी बेल कैंसिल कर दी है कि नहीं करी। तो वो देखेंगे कि उसे बेल पे छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, और ये भी देखेंगे कि अगर उसे छोड़ा गया था तो क्या उसकी बेल कैंसिल हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत पता लग जाएगा ना, आइडिया हो जाएगा ना कि ऑफेंस किस नेचर का था। अगर जज साहब ने बेल पे छोड़ा, मान लो किसी दूसरे जज साहब ने उसे एंटिसिपेटरी बेल दे दी, तो फिर पता लग जाएगा ना इन वाले जज साहब को जिनके पास उसे लेके गया एक्यूज को, कि इसने ऐसा कुछ अपराध नहीं करा होगा
जिसके लिए इसे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहिए। लेट्स से हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी ए को, ठीक है। अब एंटिसिपेटरी बेल मिलती है अरेस्ट होने से पहले। अगर हम प्योर बेल एक्ट की लैंग्वेज देखें तो जब पुलिस अरेस्ट करेगी, उसमें लिखा हुआ सेक्शन में, जब पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करते टाइम ही पुलिस उसे बेल पे छोड़ देगी। तो ड्यूरिंग अरेस्ट पुलिस बेल पे छोड़ देगी, सेक्शन में लिखा हुआ है। पर जनरली वैसे कॉमन पार्लेंस में ये माना जाता है कि एंटिसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट करने से पहले ही बेल मिल गई। तो मान लो हाई कोर्ट ने ए को बेल दे दी। अब ए को पुलिस ले जाती है मैजिस्ट्रेट साहब के पास। अब मैजिस्ट्रेट साहब ये देखेंगे कि क्या इसे बेल पे छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया। ये देख के पता लग जाएगा ना कि भाई अगर उसे बेल पे छोड़ा गया तो मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं करा होगा। अगर उसे एंटिसिपेटरी बेल मिले तो उसने इतना कोई खतरनाक काम नहीं करा होगा, या वो भाग नहीं जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने जब एंटिसिपेटरी बेल किसी को दे दी तो हाई कोर्ट ने भी चेक करा होगा कि वो क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से वो जज साहब, वो मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि क्या उसे बेल पे छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, और क्या उसकी बेल कैंसिल करी है कि नहीं करेगी। उसके बाद क्या लिखे, फिर मैजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि भाई उसे जुडिशियल पुलिस कस्टडी भेजना चाहिए तो वो पुलिस कस्टडी भेज सकते हैं 15 दिन की, इन होल और इन पार्ट। इन होल का मतलब पूरे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, सॉरी पुलिस कस्टडी भेज दिया 15 दिन की। होल का मतलब तो हो गया, और इन पार्ट मतलब 2 दिन की पुलिस कस्टडी, फिर 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी, फिर 2 दिन की पुलिस कस्टडी। इसका एक बार इंटेंशन समझो। मैजिस्ट्रेट साहब ने किसी को पुलिस की कस्टडी में भेज दिया 2 दिन के लिए, ठीक है। पुलिस ने जो सवाल जवाब पूछने थे पूछ लिए, फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में ले गए। 12 दिन हो गए टोटल, 2 + 10 12। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब करी, जब उस टाइम जेल में था, तो पुलिस को लगा यार फिर से हमें अक्यूज से, अरेस्टेड पर्सन से सवाल पूछने हैं। तो फिर से पुलिस कस्टडी मांग ली पुलिस ने जज साहब के पास जाके। तो ये मकसद है, इन होल और इन पार्ट्स एंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज। ये वही है जो मैंने बताया था कि अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो 60 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, और अगर 60 दिन वाला टाइम पीरियड फॉलो हो रहा है तो स्टार्टिंग के 45 दिन में जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्योंकि 45 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। अगर 60 दिन वाला टाइम पीरियड फॉलो हो रहा है, 60 दिन वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो पुलिस स्टार्टिंग के 45 दिन में तो इन्वेस्टिगेशन कर ही लेगी ना। एक्यूज से उसने जो भी पूछना होगा पूछ लिया होगा स्टार्टिंग के 45 दिनों में। अगर वो स्टार्टिंग के 45 दिनों में नहीं पूछ पाई एक्यूज से तो फिर भाई छोड़ो, फिर समझ रहे हो ना। और 60 दिन 60 दिन और 90 दिन वाला टाइम पीरियड है। अगर ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो 60 दिन, और अगर 10 साल से ज़्यादा है, उम्र कैद है, फांसी, तो 90 दिन, ठीक है। अगर 60 दिन वाला रूल फॉलो हो रहा है तो स्टार्टिंग के 45 दिनों में पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है, और अगर 90 दिन वाला रूल फॉलो हो रहा है तो स्टार्टिंग के 60 दिनों में पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर डिटेंशन के टाइम मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि अब इसे फर्दर रखना कस्टडी में अननेसेसरी है तो वो उसे छोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो मैं सब सेक्शन 3, द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज इफ इट सेट। तो इसमें वही वाली बात हो गई कि 60 दिन 90 दिन डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये हमने कई बार 5 बार 10 बार पढ़ी लिए। और उसके बाद उसे डिफ़ॉल्ट बेल पे छोड़ दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट बेल क्यों नाम है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई 60 दिन या 90 दिन में डिपेंडिंग ऑन द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, इसलिए उसे बेल पे छोड़ा जा रहा है। छोड़ना ही पड़ेगा, शैल बी रिलीज लिखा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो, अब आदमी बेल पे छूटता है, ठीक है। अब मान लो पुलिस ने कहा कि भाई सॉरी जज साहब ने कहा कि भाई बेल बॉन्ड भरो, वो बेल बॉन्ड नहीं भर पाता, ठीक है। तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब बेल बॉन्ड फिल करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। बेल बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही छोड़ा जाएगा, जो भी बेल बॉन्ड में लिखा हुआ है। 60 दिन और 90 दिन के बाद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जेल के दरवाजे खोल देंगे और उसे कह के चले जा भाई। जज साहब के पास उसे लेके जाया जाता है, उसे बेल बॉन्ड फिल करवाएंगे। बेल बॉन्ड में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो उसे देनी पड़ेगी, कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी। अगर वो नहीं करवा पाता तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। अब सब सेक्शन 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि मान लो एक आदमी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, ठीक है। फिर उसे 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जब जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है,
तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी प्रोड्यूस करा जा सकता है अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब वीसी के थ्रू प्रोड्यूस करा जा सकता है अरेस्टेड पर्सन को जज साहब के सामने। पर अगर पुलिस कस्टडी एक्सटेंड हो रही है, अब जुडिशियल कस्टडी के बाद उसे भेज दिया पुलिस कस्टडी में, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी के बाद उसे भेज दिया पुलिस कस्टडी में, तो उस सिचुएशन में उसे इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है, जुडिशियल कस्टडी में बंदा कंपैरेटिवली सेफ होता है। जब बंदा कंपैरेटिवली सेफ है तो उसे वीसी के थ्रू भी पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पूछ लेंगे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, तेरे साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। पर जब उसे पुलिस कस्टडी में भेजना है तो पुलिस कस्टडी में कंपैरेटिवली बंदा सेफ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जुडिशियल कस्टडी, तो उसे इन पर्सन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे मतलब फिजिकली उसे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी का जब भी टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा ना, तो उसे इन पर्सन कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लो 3 दिन से 4 दिन कर दी पुलिस कस्टडी, तो जब 3 दिन से 4 दिन करी तो उसे इन पर्सन लेके जाएंगे, जैसा आप उससे पूछेंगे तो ठीक है, तेरी हेल्थ ठीक है, तेरे साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, आईओ वगैरह से जो भी पूछना होगा पूछ लेंगे। पर जुडिशियल कस्टडी अगर एक्सटेंड करी जा रही है तो फिर इन पर्सन लेके जाना इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 5, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते अरेस्टेड पर्सन को अनलेस हाई कोर्ट उन्हें ये पावर दे दे। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अरेस्टेड पर्सन को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते अनलेस हाई कोर्ट उन्हें पावर दे दे। एक्सप्लेनेशन 1 ये बताता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, कि 60 दिन या 90 दिन के बाद डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, ये राइट है अरेस्टेड पर्सन का। पर इसका मतलब ये नहीं कि जेल के दरवाजे खोल देंगे, उसे बेल बॉन्ड फिल करना पड़ेगा अरेस्टेड पर्सन को। अगर वो कहाँ गया, हाँ, अगर वो बेल नहीं दे पाता तो उसे जेल में ही रखा जाएगा। बेल देना जरूरी है, बिना बेल के नहीं छोड़ा जाएगा। डिफ़ॉल्ट बेल है तो बेल देना जरूरी है। अगर वो बेल नहीं दे पाता, अगर बेल फर्निश नहीं कर पाता, तो फिर उसे जेल में रखा जाएगा, चाहे 60 दिन 90 दिन पूरे भी हो जाए। एक्सप्लेनेशन 2, अब अगर ये सवाल उठता है कि क्या एक्यूज को सबसेक्शन 4 में लिखा था ना, यहाँ पे बताया था मैंने कि भाई मजिस्ट्रेट साहब के पास इन पर्सन प्रोड्यूस करना है, अगर पुलिस कस्टडी का फर्दर टाइम बढ़ाया जा रहा है और जुडिशियल कस्टडी का टाइम बढ़ाया जा रहा है तो इन पर्सन प्रोड्यूस करना है, कोशिश करनी है। पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी काम हो सकता है। तो अगर ये सवाल उठ जाता है कि क्या उसे प्रोड्यूस करा गया था कि नहीं करा गया था, तो इसको प्रूव करने के लिए एक्यूज के सिग्नेचर दिखाए जा सकते हैं। एक्यूज से साइन करवा लेंगे ना, मान लो ये ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं है, मान लो इसमें लिखा हुआ है कि एक्यूज पर्सन का जब पुलिस कस्टडी का फर्दर टाइम पीरियड बढ़ा था ना, तो उसे टाइम पीरियड बढ़ाने से पहले उसे जज साहब के सामने प्रोड्यूस करा गया था। तो इस पर एक्यूज के साइन करवा लेंगे, मान लो एक्यूज के साइन करवा लिए ये, ठीक है। तो एक्यूज के जो साइन होंगे वो प्रूफ होगा इस चीज़ का कि भाई एक्यूज को जज साहब के सामने प्रोड्यूस करा गया था। और अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू है तो भी जो उसके साइन वाइन होंगे वो प्रूफ होंगे। ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हो सकता है ना पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में उसके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो जब जज साहब उसका टाइम पीरियड फर्दर बढ़ाते हैं तो एक बार वो पूछते हैं कि तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोवाइजो बताता है अगर एक फीमेल है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसे रिमांड होम या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। अगर 18 साल से कम की महिला है तो उसे रिमांड होम या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा, ठीक है। फिर ये बताता है कि जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्लेस को प्रिजन डिक्लेयर कर सकती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 6 ये बताता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब एसएचओ या फिर आईओ, अब अगर आईओ है तो उसकी कम से कम एसआई रैंक होनी चाहिए, तो एसएचओ या फिर आईओ जिसकी मिनिमम रैंक एसआई होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी अरेस्टेड पर्सन को लेके जा सकते हैं। मान लो एक और अरेस्ट करा, कोई मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल नहीं थे, तो पुलिस वाला उसे
एज पर सेक्शन 58 ऑफ BNSS 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी 7 दिन की कस्टडी में भेज सकते हैं इसे। इनका ये 7 दिन के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियम है, तो ये 7 दिन के लिए भेज सकते हैं। इन टोटल इन एग्रीगेट लिखा हुआ है यहाँ पे 7 days इन द एग्रीगेट, तो ये 7 दिन की कस्टडी में भेज सकते हैं। और ये जो 7 दिन का टाइम पीरियड है, ये वो जो 60 और 90 दिन का टाइम पीरियड था ना, ये वाला जो 60 और 90 दिन का टाइम पीरियड था ना, ये 7 दिन का टाइम पीरियड इसमें कैलकुलेट होगा। तो मान लो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 7 दिन के लिए इसे कस्टडी में भेज दिया ए अरेस्टेड पर्सन है, और इन द मीन टाइम 7 दिन के जस्ट बाद मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल हो जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, और वो इसे फर्दर जुडिशियल कस्टडी में भेजना चाहते हैं। तो अगर 10 साल से कम ऑफेंस की सजा मान लो, तो अब वो उसे 53 दिन के लिए ही 53 दिन के लिए ही जुडिशियल कस्टडी भेज सकते हैं, क्योंकि ये 7 दिन जो है ये काउंट होते हैं टोटल 60 दिन वाले टाइम पीरियड में। उसके बाद प्रोवाइजो बताता है कि ये जो 7 दिन का टाइम पीरियड है, ये एक्सपायर होने से पहले जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस के रिकॉर्ड भेजेंगे, अलॉन्ग विद जो डायरी है जो पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी थी, उसकी एंट्री भी भेजेंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी थी डायरी और रिकॉर्ड और वो डायरी 7 दिन खत्म होने से पहले वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। सब सेक्शन 7 ये बताता है कि मजिस्ट्रेट साहब जब भी किसी इंसान को पुलिस कस्टडी में भेज रहे हैं तो वो अपने रीज़न रिकॉर्ड करेंगे, शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस। सब सेक्शन 8 बताता है कि अगर CJM के अलावा और कोई मजिस्ट्रेट है और वो पुलिस कस्टडी में भेज रहे हैं, तो वो CJM को अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेंगे और अपने रीज़न भी लिखेंगे कि क्यों उन्होंने अरेस्टेड पर्सन को भेजा कस्टडी में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सब सेक्शन 9 ये बताता है कि अगर समन केस है और 6 महीने में जिस दिन से कि उसको अरेस्ट करा गया था उससे 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती। 1 जनवरी को अरेस्ट करा को, समन केस था, पुलिस 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, तो इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर दे देंगे, शैल लिखा हुआ है, अनलेस उन्हें लगता है कि स्पेशल रीज़न है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकना चाहिए। अब इसके थ्रू हमें एक और भी चीज़ पता लगती है जो कि मैंने पहले भी बताई थी, पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। ठीक है, जो 60 दिन और 90 दिन है वो ये है कि इस पीरियड से ज़्यादा अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकते ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कितना भी टाइम में कंप्लीट करो, बिकॉज प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। मान लो इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड रख देते और उतने टाइम इन्वेस्टिगेशन ना हो पाती, तो क्या अब अरेस्टेड पर्सन बिल्कुल रिहा, उसे छोड़ देते, ऑफेंस खत्म, केस खत्म? नहीं, इन्वेस्टिगेशन कितने भी टाइम में करो, पर 60 दिन और 90 दिन से ज़्यादा अरेस्टेड पर्सन को नहीं कस्टडी में रख सकते ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सब सेक्शन 10 में बताता है कि मान लो मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन रोकने का ऑर्डर दे दिया, तो सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, उन्हें कहा जा सकता है कि सर आप प्लीज़ ऑर्डर दीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन का जो उन्होंने ऑर्डर दिया ना रोकने का, उस ऑर्डर को वापस ले ले इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सिंपल सी चीज़ है कि मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन रोक दो, तो सेशन जज के पास एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि आप मजिस्ट्रेट साहब को कहो कि वो अपना ऑर्डर वापस ले लें और इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हो जाए। थैंक यू।